ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। ये जो 3 सब ग्रुप्स यहाँ पर बनाए गए हैं ये कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंज्यूमर्स का मतलब होता है चीज़ों को यूज करने वाले। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशंस हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए यहाँ पर जो सब ग्रुप्स बांटे गए हैं वो भी इसी हिसाब से बांटे गए हैं कि पहले सब ग्रुप में 1 स्टूडेंट है, दूसरे सब ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स हैं और तीसरे सब ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स हैं। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। अब दोनों ग्रुप्स के लिए हम एक एक कंटेनर रखेंगे जो कि खाने की चीज़ों से भरा होगा। Ask consumers of the first generation from each group to consume eatables from the container of their group। अब दोनों ग्रुप्स की जो फर्स्ट जनरेशन है हमें उनसे कहना है कि जो कंटेनर उन्हें दिया गया है जिसमें खाने की चीज़ें हैं अब उनको वो चीज़ें खानी हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो 2 ग्रुप्स हैं उनमें जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें एक एक स्टूडेंट है। Now ask the second generation consumers from each group to do the same। यानी कि फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन को उस कंटेनर की चीज़ों को खाने के लिए कहना है। Ask students to observe carefully the availability of eatables in each container। और स्टूडेंट्स को ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के चीज़ों को खा लेने के बाद कंटेनर्स में खाने के लिए कुछ बचा है या नहीं। इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर्स आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर अभी भी उन कंटेनर्स में कुछ बचा है तो थर्ड जनरेशन के कंज्यूमर्स को उन चीज़ों को खाने के लिए आप कहेंगे। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि थर्ड जनरेशन में कितने स्टूडेंट्स थे? थर्ड जनरेशन में 4 स्टूडेंट्स थे। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट। और अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि थर्ड जनरेशन में जितने भी कंज्यूमर्स थे क्या उन सभी को खाने को मिला या नहीं। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स। और आपको ये भी ध्यान देना है कि तीनों जनरेशन्स के द्वारा चीज़ों को खा लेने के बाद कंटेनर्स में अभी भी कुछ बचा हुआ है या नहीं। Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum or natural gas। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि कंटेनर्स में हमने जो खाने की चीज़ें डाली थी हम मान लेते हैं कि ये ईटेबल्स यानी ये खाने की चीज़ें रिप्रेजेंट करती है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को। अब अगर आप इस कंटेनर में से खाने की चीज़ें लगातार खाते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा ही एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के साथ होता है कि अगर हम इनको लगातार यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन ये भी ख़त्म हो जाएंगे। Each group may have a different consumption pattern। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जैसे यहाँ पर हमने 2 ग्रुप बनाए थे तो हो सकता है कि किसी ग्रुप में ज़्यादा खाने वाले लोग हों, किसी ग्रुप में कम खाने वाले लोग हों, तो उनके कंजम्पशन पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। यानी चीज़ों को कंज्यूम करना, चीज़ों को यूज़ करने का जो पैटर्न है ये लोगों का अलग अलग हो सकता है। Are the earlier generations of any group too greedy? It may be that the earlier generations in some groups were concerned about the coming generations and left something for them। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ऐसा भी हो सकता है कि जो अर्लियर जनरेशन्स हैं यानी कि जो स्टार्टिंग की जनरेशन्स हैं वो ग्रीडी हो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करे और आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ भी ना छोड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि जो अर्लियर जनरेशन्स है यानी स्टार्टिंग की जनरेशन्स हैं ये आने वाली जनरेशन्स के बारे में भी सोचें और उनके लिए भी कुछ छोड़ें। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम अपने यूज़ के लिए, अपने मतलब के लिए सभी नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाएं, बहुत स्पीड के साथ यूज़ करने लग जाएं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आने वाली जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्स बिल्कुल भी ना बचे। जैसे कि उनके लिए हो सकता है कि ना कोल बचे, ना पेट्रोलियम बचे और ना नेचुरल गैस बचे।
लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स कि हम इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ये नेचुरल रिसोर्स बचे रहें। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. इस चैप्टर में हम कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में। These were formed from the dead remains of living organisms, fossils. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये बने कैसे थे? ये बने थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स से, जिन्हें हम फॉसिल्स भी कहते हैं। So these are all known as fossil fuels, यानी कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोल के बारे में, यानी कोयले के बारे में। You may have seen coal और heard about it. आपने कोयले को देखा होगा या कोयले के बारे में सुना होगा। It is as hard as stone and is black in color. कोल यानी कि कोयला पत्थर की तरह हार्ड होता है और ये ब्लैक कलर का होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि कोयले का इस्तेमाल खाना बनाने में भी किया जाता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो पुराने समय की ट्रेन्स होती थी उनके इंजन में कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे स्टीम बनती थी और इंजन मूव करता था। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे पावर प्लांट्स जिनमें कोयले का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ऐसे पावर प्लांट्स को हम थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं। कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि कोयले का इस्तेमाल बहुत सी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स स्टोरी ऑफ कोल, यानी कि कोयला कैसे बना। About 300 million years ago, the earth had dense forests in low-lying waterland areas. यानी कि 300 मिलियन ईयर्स पहले जो अर्थ है वो डेंस फॉरेस्ट से भरी हुई थी, यानी कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल थे और इनमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा थी। Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि कुछ नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, जैसे कि बाढ़ आने की वजह से ये जंगल ज़मीन के नीचे दब गए। As more soil deposited over them, they were compressed. और जैसे जैसे इनके ऊपर और मिट्टी जमा होती चली गई, ये जंगल नीचे की तरफ दबते चले गए। The temperature also rose as they sank deeper and deeper. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जितना ज़्यादा ये जंगल नीचे की तरफ दबते चले गए, उतना ज़्यादा इनका टेम्परेचर बढ़ता चला गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये डेड प्लांट्स धीरे धीरे कोल यानी कोयले में कन्वर्ट हो गए। As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि कोल यानी कि कोयले में मेनली कार्बन होता है, इसलिए डेड वेजिटेशन का कोल यानी कोयले में कन्वर्जन होना, यानी डेड प्लांट्स का कोयले में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? कार्बोनाइजेशन। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो कोयला है ये कहाँ से बना था? ये बना था रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से, यानी कि डेड प्लांट से। इसीलिए कोल को यानी कोयले को फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। A coal mine is shown in figure 5.2. 5.2 फिगर में कोल माइन को दिखाया गया है। कोल माइन वो जगह होती है स्टूडेंट्स जहाँ से खोदकर कोयले को निकाला जाता है।